मेरा नाम प्रिया है और मेरी उम्र 17 साल है। आज मैं आप सभी को अपनी बड़ी बहन के बारे में बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब इससे पूरा सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा और हम दो बहनें हैं, लेकिन हम दोनों सगी बहनें नहीं हैं। मेरी बड़ी बहन का नाम प्रियंका है और मेरी बड़ी बहन की उम्र 24 साल है और मैं बड़ी बहन के चाचा की लड़की हूँ। मेरे पिताजी और माँ इस दुनिया में नहीं रहे, तब मेरे बड़े पापा ने मुझे अपने साथ रख लिया, मुझे अपनी बेटी समझकर। बड़े पापा ने हम दोनों बहनों में कोई भेदभाव कभी नहीं किया। नहीं, मेरी बड़ी माँ ने मुझे भी प्रियंका की तरह अच्छे से पढ़ाया लिखाया। हम दोनों के लिए समान चीज़ किया जो भी करते थे। आसपास के लोग भी कहने लगे थे, अगर इन जैसे माँ बाप मिल जाए तो दुनिया में सौतेली कोई कहेगा ही नहीं। मेरी बहन की शादी की उम्र हो चुकी थी और मेरी बहन के लिए रिश्ते भी आने लगे थे। एक हमारे घर के पड़ोस में ही एक औरत रहती थी। उन्होंने एक रिश्ता मेरे दीदी के लिए लाया था और फोटो भी दिया था। तब हम सब ने उस लड़के को पसंद कर लिया था और उस लड़के का नाम अरविंद है। लड़का बहुत ही हैंडसम है। मेरे दीदी ने भी उसको पसंद कर लिया। फिर मेरे मम्मी पापा ने उनके घर वालों से बात की। उनके घर वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया था और फिर बड़े धूमधाम से मेरी दीदी की शादी हो गई अरविंद से। लेकिन अरविंद के घर वालों में से अरविंद के सिवा और कोई नहीं आया था और सब बाराती ही थे। अरविंद के घर पर उनके पिताजी हैं, लेकिन वो थोड़ा बीमार रहते हैं, इसीलिए शादी के वक्त वह घर पर ही थे, शादी में नहीं आए थे। मेरी बहन की जब शादी हुई थी, विदाई के समय हम बहुत रो रहे थे। मुझे रोता देखकर अरविंद जीजू मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर बोले कि तुम क्यों रो रही हो साली? तो साली तो आधी घरवाली होती है। तुम्हारा जब मन चाहे तब हमारे घर पर आ जाना, अपनी दीदी से मिल लेना। कौन सा हम बहुत दूर जा रहे हैं जिससे मिलने के लिए 1 हफ्ते साल भर का वक्त लग जाएगा? 1 दिन का रास्ता है, कभी भी आ सकती हो, इसमें रोने की क्या बात है? तब मैंने अपने आंसू पोंछे, फिर अपने दीदी को अपने गले लगा लिया और विदाई का कार्यक्रम पूरा हो गया। मेरी दीदी अपने ससुराल चली गई। ससुराल पहुंचकर दीदी ने अगले दिन फ़ोन किया था। दीदी हमें वहां का हाल चाल सुनाई थी कि यहाँ सब कुछ अच्छा है और सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारे फ़ोन पर बातें होने लगी थी। अरविंद भी कभी कभी फ़ोन कर दिया करते थे और बोल देते थे कि तुम्हारा मन नहीं करता तुम्हारी दीदी से मिलने का, लेकिन कभी वक्त ही नहीं बन पाया कि मैं दीदी के पास जा पाऊँ। देखते देखते 1 साल भी बीत गया और तभी हमारे घर पे फ़ोन की घंटी बजी। हमने फ़ोन उठाया, तब वहाँ से दीदी बोल रही थी। दीदी ने हमें जो खबर सुनाई उसे सुनकर हम बहुत खुश हुए। दीदी प्रेग्नेंट थी, वह माँ बनने वाली थी और मैं मौसी मौसी बनने की खुशी में मैं बहुत खुश हो गई थी। इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं मिली थी। मेरी माँ ने भी बहुत खुश हो गई थी और मेरी बहन को बधाइयाँ दी। फिर दीदी ने फ़ोन पर बताया कि डॉक्टर ने मुझे सफ़र करने से मना किया है और माँ, मुझे चक्कर और उल्टियाँ इतनी आ रही है, घर में किसी की ज़रूरत है, मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। अरविंद भी ऑफिस चले जाते हैं, घर पर मैं अकेली रह जाती हूँ। तब मेरी माँ ने कहा, मैं प्रिया को भेज दूँ तुम्हारे घर पर? तब मेरी दीदी मान गई थी और मेरे मन में तो लड्डू कब से फूट रहे थे। मैं तो दीदी से मिलने के लिए कब से तड़प रही थी और भगवान से दुआएं मांग रही थी कि मुझे दीदी के पास पहुँचा दो किसी भी तरह। आज वह मुझे मौका मिल गया था। अगले दिन जीजू मुझे लेने के लिए आए थे। देखते ही देखते मैं दीदी के घर पहुंच गई। दीदी के घर पहुंचने के बाद मैं दीदी को गले लगाया और दीदी से कहा, दीदी आप माँ बनने वाली हो, पार्टी नहीं दोगी मुझे? फिर दीदी ने कहा, मुझे तुझे क्या खाना है बता। मैंने दीदी से कहा, दीदी आप मुझे मेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलाओ। तब दीदी ने कहा, मैं तो बाहर नहीं जा सकती, रुको तुम्हारे जीजू को बोलती हूँ, मैं आइसक्रीम खिला देंगे बाहर से। फिर मेरी दीदी ने जीजा को कहा और बोला कि मेरी बहन को आइसक्रीम खाना चाहती है, इसको आप बाहर ले जाइए और आइसक्रीम खिला दीजिए। तब दीदी जीजू मुझे बाइक पर लेकर गए आइसक्रीम खिलाने। बाइक पर मैं पीछे एक साइड बैठी थी। तब जीजू ने कहा कि एक साइड क्यों बैठी हो, गिरने का इरादा है क्या? नीचे गिर जाओगी। मैं गाड़ी थोड़ी तेज चलाता हूँ, इसीलिए दोनों पैर डालकर बैठो। फिर जैसा जीजू ने कहा वैसा मैंने किया। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगा। मैंने दोनों पैर करके बैठ गई और जीजू बाइक चलाने लगे।
तो बाइक काफ़ी तेज़ चल रही थी और रास्ते में ब्रेकर आने की वजह से मैं उनके काफ़ी करीब चली जा रही थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं तुरंत पीछे खसक जाती थी। जीजू ने कहा, तुम्हें डर लग रहा है क्या प्रिया? मैंने कहा, नहीं मुझे डर नहीं लग रहा। फिर देखते ही देखते हम आइसक्रीम की दुकान पर पहुंच गए। फिर वहां पर जीजू ने मेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलाई और फिर हम वहां से अपने घर आ गए। घर पर आने के बाद दीदी हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वह हमसे पूछने लगी कि खाया अपनी फेवरेट आइसक्रीम? मैंने कहा, हाँ मैंने खाया। फिर दीदी ने कहा, जाओ अपने कमरे में सो जाओ। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह फिर से उठकर बैठ गई और मैंने सोचा कि घर का काम निपटा लेती हूँ। दीदी काम तो नहीं कर पाएंगी, करना तो मुझे ही पड़ेगा। सारा काम पहले निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही सोऊंगी। मैं किचन में आई और सब काम करने लगी। काम करते करते मेरे कपड़े गंदे हो गए थे और गर्मी का मौसम भी था। पूरे पसीने से लथपथ हो गई थी। मैंने सोचा रात को सोने से पहले एक बार नहा लेती हूँ। नहाने के लिए मैं बाथरूम में गई थी। जब नहा रही थी उस वक्त पीछे की खिड़की से मुझे अचानक ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा था। लेकिन जब मैं पीछे घूमी तो पीछे कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो गया था मैंने किसी की छाया तो देखी थी, वहां पर कोई तो था। इस वक्त मैंने देखा कि दीदी के ससुर आ रहे थे। मेरे मन में शक आ गया, कहीं दीदी के ससुर तो यह नहीं थे यहाँ पर। लेकिन दीदी ने कहा था कि वह बीमार है, फिर बाहर घूम रहे हैं। तो फिर उनके ससुर ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो बेटी, अपना ध्यान रखो और किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा मत करना। और दीदी के ससुर की यह बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दीदी के ससुर ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि आंख बंद कर कर किसी पर भरोसा मत करना। आखिर बात क्या है? फिर इतना बोलकर दीदी के ससुर चले गए। मुझे लगा नहीं, साया ससुर जी का नहीं हो सकता। लेकिन इस घर में तो मेरे जीजू और ससुर के अलावा तो और कोई नहीं है। फिर मैं तुरंत दीदी के कमरे में आई। तब मैं देखी कि अरविंद जीजू दीदी के पास ही लेटे थे और दीदी से बात कर रहे थे। मुझे देखकर अरविंद जीजू बोलने लगे कि क्या हुआ प्रिया, भूत देख लिया क्या? मैंने कहा, नहीं जीजू। मैं थोड़ा शर्मिंदा हुई और वहां से चली आई। पता नहीं दीदी ने मुझे रोका और बोला, क्या हुआ बताएगी? मैंने कहा, कुछ नहीं दीदी, लगता है मैं सपना देख रही थी। फिर दीदी और जीजू हंसने लगे। मैं अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि मुझे नहाते हुए किसी ने तो देखा। मेरी बहन नहीं हो सकता, या फिर मेरा बहन, समझ में नहीं आ रहा था। फिर सोचते सोचते नींद कब लग गई। सुबह जब नींद खुली तब मैंने अपने कामों में जुट गई और खाना बनाने लगी। खाना बनाते वक्त इस वक्त किसी ने मुझे पीछे से आकर पकड़ लिया। मैं छुड़ाने की कोशिश करने लगी और जब मैं पीछे मुड़ना चाहा तब इस वक्त मेरे जीजू बोल पड़े कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही हूँ। जीजू का यह शब्द और मुझे इस तरह पकड़ने के अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने जीजू को खुद से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जीजू नहीं छोड़ने की वजह से और कसकर पकड़ लिए और मुझसे कहने लगे, तुम नहाते हुए बहुत सुंदर दिख रही थी, मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया है। फिर मैंने अपने जीजू से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? फिर मैं इतना बोलकर वहाँ से जाने लगी। तब जीजा ने कहा कि दीदी को बताने जा रही हो? मैं सोचने लगी, क्योंकि यह बात तो मैं दीदी को नहीं बता सकती थी। डॉक्टर ने उनको मना किया था इनको टेंशन देने से। फिर मैं दीदी को यह बात कर उनको और परेशान करना नहीं चाहती थी। फिर मैंने तय कर लिया था कि अब मैं इस घर में एक दिन और नहीं रहूंगी। फिर मैं कुछ देर के बाद अपने कमरे में ही रही। फिर उसके बाद जब मैं देखी कि जीजू कहीं बाहर घूमने गए हैं तब मैं दीदी के पास आई और दीदी से कहने लगी कि दीदी मुझे इस घर में नहीं रहना। तब दीदी मुझसे पूछने लगी, क्यों, क्या हो गया? फिर मैंने रोते हुए दीदी से कहा, दीदी मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर दीदी ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है प्रिया, मैं तुमको अरविंद से कहकर घर भिजवा दूंगी, तुम रो मत। फिर मैं सोचने लगी, जीजू अगर मेरे साथ जाएंगे तो? फिर मैंने दीदी से कहा, नहीं नहीं दीदी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पापा को फ़ोन करके बुला लेती हूँ और उन्हीं के साथ चली जाऊँगी। फिर दीदी ने कहा, यह अच्छा रहेगा, इसी बहाने मैं पापा से भी मिल लूँगी। इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाने के कुछ देर के बाद वह ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। मैं तुरंत उनके कमरे में दौड़ी। तब देखा कि दीदी बेड के नीचे गिरी हुई थी। उनको तुरंत मैंने उठाया और बेड पर बिठाया।
दीदी कह रही थी, देखो मुझे कितने सहारे की ज़रूरत है। अब तुम यहाँ से चली जाओगी तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। फिर दीदी के कहने पर कुछ दिन और रहने के लिए मैं राज़ी हो गई। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैं कुछ सोचने लगी और मम्मी पापा को याद करने लगी। फिर शाम के वक्त मैं अपने कमरे में ही गुजार दिया। फिर शाम का खाना बनाना था। मैं उठी खाना बनाने के लिए। तब जीजू फिर से न जाने कहाँ से आ गए और फिर से मुझे पीछे से पकड़ लिए। और इस बार मैंने यही नहीं सोचा कि दीदी को पता चले या न चले। इस बार मैं चिल्लाने लगी। तब मेरी आवाज़ सुनकर दीदी दौड़ आई। मुझे पूछी कि क्या हुआ। दीदी आते ही सबसे पहले मुझे अच्छे से देखी और फिर जीजू को। फिर दीदी ने जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं बहरी तो नहीं हो गई या मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं। दीदी ने कहा, एक 17 साल की लड़की को तुम संभाल नहीं सकते, कैसे मर्द हो तुम। यह तुमको इधर से उधर नचाए जा रही है और तुम नाच रहे हो, तुम उसको काबू नहीं कर सकते। दीदी की यह बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर दीदी ने मुझसे कहा कि तू जानती है, मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं माँ बन सकूं और तेरे जीजू बाप। फिर मैंने दीदी से पूछा कि माँ तो आप बनने वाली है ना, फिर कैसे मैं माँ बनूंगी। फिर दीदी ने कहा कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। मैंने अरविंद से कहा था कि बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन अरविंद ने कहा कि मैं दूसरे का बच्चा गोद नहीं ले सकता। तब मुझे यही सही लगा, मैं अपनी बहन की कुर्बानी दे देती हूँ। मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस तुमसे एक बच्चा चाहिए, तुम बच्चा दे दो और यहाँ से चली जाना। फिर मैंने दीदी से कहा कि दीदी आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ कभी ऐसा भी करोगे। फिर दीदी ने कहा कि इसमें हर्ज क्या है, एक सौतेली बहन अपनी कुर्बानी देकर दूसरी बहन का घर बसा दे, इसमें गलत क्या है। फिर दीदी वहाँ से चली गई और जीजू से कहते गई कि आज सब कुछ हो जाना चाहिए। फिर जीजू मुझे पकड़कर अपने कमरे में ले जाने लगे। मैं चिल्ला रही थी। उसी वक्त दीदी के ससुर आ गए और रोकने लगे और बोले कि ऐसा तुम लोग नहीं कर सकते। लेकिन अरविंद जीजू मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थे। वह अपने पिता से लड़ने लगे, लेकिन बीमार होने के बाद भी दीदी के ससुर मेरा इतना साथ दिया, मेरे लिए वही काफ़ी था। ज़रूर मैंने कोई अच्छा कर्म किए होंगे, तभी कोई मुझे बचाने के लिए आ गया। और देखते ही देखते दीदी के ससुर ने मुझे वहाँ से बचाकर मुझे अपने कमरे में ले आए और बोले कि बेटा तुम यहाँ सुरक्षित हो, तुम इन दोनों की नीयत नहीं जानती हो। मैं बहुत पहले ही इन दोनों की नीयत जान चुका था। फिर मैंने दीदी के ससुर से कहा कि आप मुझे अपना फ़ोन दे सकते हैं, मैंने अपने मम्मी पापा को यह सारी बातें बताना चाहती हूँ। फिर दीदी के ससुर ने मुझे फ़ोन दिया। मैंने तुरंत अपने घर पर फ़ोन लगाया और पापा को सारी बातें बता दी। पापा तुरंत मुझे लेने के लिए आ गए और पापा ने दीदी से कहा कि ज़रूर हमारे परवरिश में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए तुम ऐसी हो गई हो, नहीं तो तुम दोनों को मैंने एक जैसा प्यार दिया, एक जैसा सम्मान दिया, एक जैसा मान दिया, लेकिन फिर भी तुम दोनों बहनों में कितना फ़र्क है। तुम मेरी बेटी होकर भी पराया बन गई और यह पराया होकर भी मेरी अपनी हो गई। फिर मेरे पापा ने मेरी दीदी से सारे रिश्ते तोड़ दिए और पापा ने दीदी से कह दिया कि आज के बाद तुम मेरे लिए मर गई हो। हमारे घर पर आज के बाद कभी भी फ़ोन मत करना। उसके बाद मेरे पापा ने दीदी के ससुर जी को धन्यवाद दिया और उनका आभार व्यक्त किया। फिर पापा मुझे अपने घर ला दिए। उस दिन के बाद से दीदी का फ़ोन हमारे घर पर कभी नहीं आया। इस बात को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं और मैं दीदी से 2 साल में से हमारी कोई मुलाकात या फ़ोन पर कभी भी बात नहीं हुई और दीदी ने भी फ़ोन नहीं किया। दोस्तों, किसी भी रिश्ते पर आंख बंद करके कभी भरोसा मत करना और जहां गलत दिखे या फिर जो गलत हो उसे नज़रअंदाज कभी मत करना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। दुनिया में आज भी बहुत जगह ऐसा होता है कि जीजा साली के रिश्ते बदनाम होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।